Hello everyone, my name is Riddhi and today in this lecture we are going to study about British policies in India। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्रिटिश पॉलिसीज़ डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश के कैसे रिलेशंस थे इंडियन स्टेट्स के साथ। तो अलग अलग पॉलिसीज़ आएंगी, जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज होती जाएंगी और कैसे क्रोनोलॉजी में हम ये सारी पॉलिसीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे सबऑर्डिनेट टू इक्वालिटी 1740 से लेकर के 1765 तक किस तरीके से सबऑर्डिनेट पहले होते हैं ब्रिटिश और किस तरीके से इक्वालिटी की तरफ इक्वल हो जाते हैं, जितने भी नवाब होते हैं उनके इक्वल पहुंच जाते हैं, किस तरीके की पॉलिसीज़ उन्होंने फॉलो की होती हैं। कुछ बैटल्स थे, बैटल ऑफ बक्सर आ जाता है, प्लासी आ जाता है, तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिर रिंग फेंस पॉलिसी आ जाती है, देन सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, लैप्स एंड एनेक्सेशन पॉलिसी। फिर सबऑर्डिनेट यूनियन हो जाता है 1857 से लेकर के 1935 में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये दोनों ही साल अगर देखा जाए तो 1857 1935 सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। फिर पेट्रोनेज एंड इंट्रूसिव सर्विलियंस देखेंगे। फिर उसके बाद पॉलिसी ऑफ कॉर्डियल कोऑपरेशन एंड काउंटर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ देखेंगे। बटलर कमीशन आती है फिर 1927 में। इक्वल फेडरेशन पॉलिसी देखेंगे 1935 से लेकर के 1947 की सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है। उसके बाद 1947 के बाद इंटीग्रेशन और मर्जर हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटिश के रिलेशंस कैसे थे इंडियन स्टेट्स के साथ। देखो, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ ब्रिटिश के रिलेशंस थे वो बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं हमें कि ब्रिटिश पावर जो थी किस हद तक अच्छी थी और कितनी ज़्यादा सुप्रीमेसी थी उनकी, कितनी पावरफुल थी ये। क्योंकि ब्रिटिश के आने के बाद ही एक सुप्रीमेसी उन लोगों ने इस्टेब्लिश कर ली इंडिया में अपनी, और साथ ही साथ उनकी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी भी हमें देखने को मिली। तो ये सारी जो चीज़ हुई थी, जो आप ये रिलेशंस बेसिकली आप देखते हो इंडियन प्रिंसली स्टेट के साथ ब्रिटिश के, तो ये दर्शाता है कि उनके पास पावर के साथ साथ उनकी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसमें सबसे पहले अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट टू इक्वालिटी। 1940 से लेकर के 1965 का ये पीरियड था। देखो, सबऑर्डिनेट टू इक्वालिटी में आपको देखो नाम से ही पता लग रहा है कि कैसे ब्रिटिश जो थे वो पहले सबऑर्डिनेट हुआ करते थे और फिर कैसे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो इस तरीके से आते हैं कि हमें तो सिर्फ ट्रेड करना है। ऑल्दो ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो वो स्टार्टिंग में सिर्फ अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए ही आई थी। उस टाइम पर उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, इस तरीके की कोई इंटेंशन नहीं थी। बट स्टिल वो लोग आए थे तो वो पूरा अपना ट्रेड इस्टेब्लिश करने के लिए आए और सबऑर्डिनेट बनते बनते कैसे वो इक्वालिटी तक पहुंच गए। देखो, ये एंग्लो फ्रेंच राइवलरी से स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली क्या हुआ था कि इंडिया में ये एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो है वो चल ही रहा था। फ्रेंच जो थे वो काफ़ी पावरफुल हो गए थे और इंडियन ट्रेड में काफ़ी अच्छी उनकी पावर जो है वो इस्टेब्लिश थी। तो उसको देखते हुए इंग्लिश ने ये कहा कि भाई फ्रेंच जो है वो इंडियन ट्रेड में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, तो इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो थोड़ा सा इनको एक चेक रखना चाहिए इन पर। तो दोनों ही साइड्स, अगर आप बात करते हो फ्रेंच की और ब्रिटिश, दोनों ही साइड जो है वो सी पावर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी अपनी सक्सेस के लिए। बट फ्रेंच जो थे उन्होंने पहला मूव किया और अपने फर्स्ट मूव के साथ इन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया। तो अब इस चीज़ से जो है ब्रिटिश अलार्म हो जाते हैं कि भाई इन्होंने तो मद्रास कैप्चर कर लिया, ये कैसे हो गया। तो उसके बाद ये सब चीज़ें चलती हैं। फिर ब्रिटिश भी फ्रेंच पर अटैक करता है पौंडीचेरी पर, बट फ्रेंच जो है ये पौंडीचेरी का अटैक जो है वो रिपेल कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है ऑल्दो ब्रिटिश, बट स्टिल एक राइवलरी तो चलती आ रही है ना। उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी आपके लिए अगर आप जानना चाहते हो तो ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल थी, ये 1748 की ये ट्रीटी थी। तो ये पर्टिकुलर ट्रीटी से क्या हुआ था कि वॉर तो एंड हो गया था और फ्रेंच ने कहा कि हाँ ठीक है, हम आपको, फ्रेंच ने बेसिकली ब्रिटिश को कहा कि हम आपको, ठीक है, आप ये मद्रास ले लो, पर उसके बदले में आप हमें नॉर्थ अमेरिका के एक आइलैंड दे दो। तो एक केप ब्रेटन आइलैंड था, तो वो चाहते थे फ्रेंच, तो इसीलिए ये एक्सचेंज जो है उस तरीके से किया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आने लग गई और मद्रास जो है वो तब तक के लिए फिर ब्रिटिश की ही टेरिटरी की तरह रिकॉग्नाइज होने लग गया था यूरोपियन ट्रीटी के अनुसार। तो ये सब चीज़ें जो है वो होने लग गई थी। फिर अब ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो अच्छा खासा चल रहा होता है फिर भी अपनी फालतू में टांग अड़ाने की आदत होती है। तो ऐसे ही एक पर्सन थे, ये ड्यूप्लेक्स, ये एक फ्रेंच कमांडर थे। तो उनको ये टांग अड़ाने की आदत थी, तो उन्होंने इंटरनल मैटर्स जितने भी थे स्टेट्स के उसमें टांग अड़ानी शुरू कर दी कि भाई इतना अच्छा सब कैसे चल रहा है, चलो थोड़ा सा बिगाड़ते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो बहुत शांति हो गई है, अब थोड़ा सा हलचल लेके आते हैं स्टेट्स की इंटरनल ट्रेड में, इंटरनल मैटर्स में। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी ये डुप्लेक्स।
तो ये डुप्लेक्स बेसिकली ये चाह रहा था कि ये जो ट्रेड चल रहा है अच्छा खासा ब्रिटिश का, और ये सदर्न इंडिया में जो पूरा अपना ट्रेड ये फैला के बैठ गए हैं, इसको थोड़ा सा ख़राब कर दिया जाए, इसको रियूम कर दूँ मैं। और साथ में पूरा डेक्कन जो है वो डुप्लेक्स अपने कंट्रोल में लेना चाहता था कि पूरे डेक्कन में उसका इन्फ्लुएंस रहे, और फ्रेंच जो है वो अच्छे से अपने यूरोपियन आर्म्स और अपने वॉरफेयर के जो सुपीरियॉरिटी है वो डेमॉन्स्ट्रेट करे। तो ये सारी चीज़ें थी डुप्लेक्स की इंटेंशंस, इस तरीके की थी। तो इस तरीके से उसको बस इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन करना होता था, और वही वो कर रहा था। और देखो काफ़ी हद तक डुप्लेक्स जो है वो सक्सेसफुल भी रहा था, क्योंकि फ्रेंच जो है वो काफ़ी बार ब्रिटिश को हराने में सक्सेसफुल रहे थे, और उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस फिर दोबारा से इस्टेब्लिश कर लिया था। ट्रीटी वगैरह सब कुछ साइन हुई, पीस पूरा मेंटेन हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। बस इस बंदे ने आके सारी टांग अड़ा दी इसमें और सब खराब कर दिया फिर दोबारा से। बट क्या होता है कि आपके सितारे भी एक टाइम तक ही बुलंद रहते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया जब इसके स्टार्स जो हैं, डुप्लेक्स के स्टार्स थोड़े से डामाडोल होने लगे। तो उसमें क्या हो गया, रॉबर्ट क्लाइव आए। फिर रॉबर्ट क्लाइव आए ब्रिटिश की तरफ से। तो 1751 की ये बात होती है कि रॉबर्ट क्लाइव ने आके आरकोट, एक फोर्ट था बेसिकली, उसको सीज कर लिया था और उसको कार्नेटिक की एक पॉलिटिकल कैपिटल बना दिया था। तो ये जो आरकोट का फोर्ट है, फोर्ट ऑफ आरकोट, इट वाज मेड द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ कार्नेट, जो पूरा ये साउथ का रीजन था। तो पूरी ये जो वॉर जो चलाई थी उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने आके जो पूरा रिटेलिएट किया था अच्छा खासा, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। फ्रेंच जो थे दे वर वोस्टेड, और इवेंचुअली फ्रेंच ने जून 1752 में सरेंडर कर दिया। और क्या होता है कि जब आपके सितारे बुलंद रहते हैं ना, जैसे डुप्लेक्स के सितारे बुलंद थे, वो अच्छा खासा सक्सीड कर रहा था। अब जब एकदम से आपको ऐसे कोई आके, रॉबर्ट क्लाइव एक बंदा आया एकदम से उसने हरा दिया आपको आके, तो आपका क्या है, ईगो पे लग गई। तो डुप्लेक्स जो है वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाया इस पूरी घटना से। तो वो जो है वो अंदर ही अंदर जल रहा था। फिर 1756 में एक और बार इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ना अपनी हार को, तो इसीलिए फिर दोबारा से फ्रेंच ब्रिटिश की दोनों की आपस में ये लोग लड़ाई करने लग गए थे फिर दोबारा से। तो बेसिकली अब देखो ये सब चीज़ें चलती आ रही थी, और इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते देखो अब आ जाता है बैटल ऑफ प्लासी हुआ फिर 1757 में। ये बेसिकली हुआ किसके बीच में था, तो एक साइड पर नवाब ऑफ बंगाल थे, सिराजुद्दौला थे बेसिकली उस टाइम पर, नवाब ऑफ बंगाल, प्लस उनके पास फ्रेंच का सपोर्ट था, और दूसरी साइड थे रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश की तरफ से थे। तो देखो ये पूरा स्ट्रगल हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में, ये इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। और रीज़न क्या था, तो देखो जो जितने भी सर्वेंट्स थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके जितने भी सर्वेंट्स थे वो दस्तक का अब्यूज़ कर रहे थे इनलैंड ट्रेड में। दस्तक क्या होता है, दस्तक देखो बेसिकली एक ऐसा परमिट होता है जिस परमिट के द्वारा जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको कहा जाता था कि आपको कोई भी पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको कस्टम वगैरह या आपको कोई भी ड्यूटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो यूरोपियंस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द कस्टम्स और एनी काइंड ऑफ ड्यूटी, तो उसको दस्तक कहा जाता था, एक परमिट होता था ये। तो इस परमिट में भी, दस्तक में भी काफ़ी सारी जो है वो करप्शन वगैरह होने लगी थी, अब्यूज़ करते थे दस्तक को इनलैंड ट्रेड में भी। तो ये एक पर्टिकुलर रीज़न था, ये पहला रीज़न हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि ड्यूटी पे ही नहीं करते थे ये लोग, ठीक है। तो ये रीजंस थे बेसिकली कुछ जिस वजह से ये बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हुआ था। साथ में क्या हुआ था, जब ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो मीर जाफ़र थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, और वो कमांडर थे नवाब की आर्मी के, और उन्होंने उनकी गड़बड़ के कारण जो है ये हार गए थे। जो नवाब थे बंगाल के और जिनके पास फ्रेंच सपोर्ट था, ये वाली साइड जो है वो हार जाती है और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत जाते हैं इसमें। और इसी जीत के साथ ब्रिटिश रूल का जो है एक फाउंडेशन ले हो जाता है इंडिया में। मीर जाफ़र उनको पहले नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, क्योंकि मीर जाफ़र ने ही तो गड़बड़ कर दी थी, पर फिर भी उनको नवाब ऑफ बंगाल जो है अब बन जाते हैं। सिराजुद्दौला चले गए और मीर जाफ़र आ जाते हैं इनकी जगह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। अब बैटल ऑफ प्लासी से क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्लियरली पॉलिटिकल पावर काफ़ी अच्छी खासी मिल गई थी नवाब ऑफ बंगाल से, और वॉर के बाद जो है रेवेन्यू राइट्स जो थे वो सारे नवाब को दे दिए गए और ट्रेड राइट्स कंपनी को दे दिए गए। देखो यही तो चीज़ चाहती थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशन का तो कोई इंटेंशन था ही नहीं इन लोगों का, ये लोग यही चाहते थे कि हमें ट्रेड राइट्स मिल जाएं। वो इनको ये बैटल ऑफ प्लासी से मिल गए थे, तो ये इनका ये सक्सीड हो गए। और तब तक क्या था कि नवाब को समझ में नहीं आ रहा था, उसको पता ही नहीं था
थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटेंशंस क्या है, कि ये सिर्फ एक कंपनी ऑफ ट्रेडर्स नहीं है। उस टाइम तक तो कुछ पता ही नहीं था ना, तो वो तो अपना आंखें बंद करके बैठा हुआ था कि ठीक है मेरे को फ़ायदा हो रहा है तो मैं क्यों ना अपना फ़ायदा उठाऊँ। तो उस टाइम तक तो सिर्फ यही चल रहा था, वो तो सिंपल सा ये समझ रहा था कि इनको बस ट्रेड करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स दे दो, बस सिंपल सी चीज़ थी। और उस टाइम पर नवाब की आर्मी में ना कोई मॉडर्नाइजेशन थी, करप्शन भी पूरा अच्छा खासा चल रहा था, क्योंकि जब नवाब ही ऐसा होगा धोखाधड़ी करने वाला तो करप्शन तो होगा ही होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद होता है देखो बैटल ऑफ बक्सर, 1764 की ये बात होती है। ये होता है बेसिकली, देखो नवाब एन लिख रही हूँ यहाँ पर, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम पर मीर कासिम हुआ करते थे। फिर होते हैं नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला हुआ करते थे। साथ में इनके साथ होते हैं मुगल एम्परर शाह आलम टू। तो ये तीनों बंदे जो हैं वो एक साइड हो जाते थे, दूसरी साइड जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इनके बीच में ये पूरी लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर की, और इसके रिजल्ट ये हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने के बाद फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, जिसके द्वारा ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बंगाल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पर थे, तो उसमें ये कहा गया था कि आपको पावर ज़रूर दे दी जाएगी पर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्कैनर के अंडर भी नहीं आओगे आप, क्योंकि पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो नवाब की ही रहेगी। तो ये सब चीज़ों की बात हुई थी। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस टाइम पर सिंस फाइनेंशियल और कमर्शियल गेन्स में ही इंटरेस्टेड थी, तो लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा नवाब के पास ही था, बट दीवानी राइट्स जो हैं वो ब्रिटिश के पास चले गए थे, और यही तो मेन इंपॉर्टेंट थे। तो इससे क्या हो गया था, बैटल ऑफ बक्सर से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर बन गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स ही मेन राइट्स होते थे जो कि आपको पावरफुल बना सकते थे, और मेन वही चाहिए थे। तो दीवानी राइट्स में बेसिकली होता क्या था कि ब्रिटिश के पास ये पावर आ गई थी कि वो एम्परर के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर सकता है, और उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिले थे। तो BBO की तरह आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर भी मिल गई, साथ में रेवेन्यू राइट्स भी मिल गए, ठीक है। साथ में ब्रिटिश को ये भी पावर मिली थी कि वो सिविल केसेस जो हैं सारे वो डिसाइड कर सकते हैं। तो कितनी सारी पावर जो है बैटल ऑफ बक्सर से ही इनके पास आ गई थी। इंडियन ऑफिशियल्स को उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको अलाउ हम कर सकते हैं कि आप फंक्शन कर लो, बट आप ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहोगे, तो आप उनके अंडर ही काम करते रहोगे, बट ठीक है आप काम कर लो अभी, क्योंकि अभी इतना अच्छा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था। तो धीरे धीरे मना करेंगे ना कि ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पर आप पिक्टोरियल डिपिक्शन एक देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से, देखो पहले नवाब के अंडर थे ये, जैसे 4 लोग हो गए, 4 ऑर्गेनाइजेशंस हो गई नवाब के अंडर, जिसमें से एक EIC थी। पर विद टाइम क्या हो गया कि नवाब के अंडर से ये जो EIC थी ये उठ के सीधा नवाब के इक्वल बन गई थी। तो कैसे इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर और अपनी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था ब्रिटिश की, जो किस तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, सबऑर्डिनेट टू इक्वालिटी पर पहुंच गए थे वो लोग। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ क्यों था। तो इसका रीज़न भी वही था जो प्लासी में था, कि जो सर्वेंट्स थे कंपनी के वो दस्तक को अब्यूज़ कर रहे थे इनलैंड ट्रेड में, और अपनी ड्यूटीज़ भी पे नहीं कर रहे थे। साथ में मीर कासिम जो था उस टाइम का नवाब, वो चाहता था कि इंडियन मर्चेंट्स जो थे उनको आप सारी ड्यूटीज़ को अबॉलिश करके इंडियन मर्चेंट्स को इंग्लिश के बराबर किया जाए, तो ब्रिटिश के बराबर, इंडियन और ब्रिटिश बराबर में हो जाए। और ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए ये ब्रिटिश, वो कहते हैं कि अच्छा हमारे बराबर कैसे आ सकते हैं। तो इस वजह से ये पूरा बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हो गया था। चलो अब देखते हैं कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस आ जाता है अब इसमें 1765 से लेकर के 1813 में। देखो रिंग फेंस की पॉलिसी होती क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बट इससे पहले देखो वॉरेन हेस्टिंग इस टाइम पर आ जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आके देखते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर चल क्या रहा है। तो सबसे पहली चीज़ वो देखते हैं कि यार ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या चल रहा है। तो ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके द्वारा दीवानी और निजामत दिए जाते हैं ना, कि दीवानी जो थी वो इंग्लिश की थी और निजामत जो थी वो इंडियंस की थी, नवाबों की। तो दीवानी में क्या होता है कि आपका टैक्स वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं, निजामत में ये होता है कि आपके पास क्रिमिनल वगैरह केसेस जो है आप ट्रायल कर सकते हो। ये क्रिमिनल केस के लिए होता है, ये होता है आपके सिविल केसेस के लिए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आके ये कहते हैं कि तुम्हारा डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसको पता लगता है कि अरे ये तो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था। ये कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल फेल हो गया डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये तो किसी काम का नहीं रहा। ये रॉबर्ट क्लाइव की मोटी बुद्धि तुम्हारे किसी काम की नहीं रही है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो ये हटाओ,
ये क्या तुमने चला रखा है, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल तुम्हारा ये कोई काम का नहीं रहा। तो वॉरेन हेस्टिंग कहते हैं कि भैया ये सारे ये दीवानी वानी सब हटा करके इसको पूरे को ख़त्म करो और साथ में एक यूनिफाइड दीवानी कर दो कि तुम्हें किसका डर है, अब इतना सब कुछ तुम्हारे पास तो आ ही गया है, तो अब तुम्हें डर किस बात का है। तो दीवानी को पूरा यूनिफाइड कर दो और इन नवाबों को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो नवाब्स को जो ये एनुअल अलाउंसेस थोड़ा बहुत मिलता था ना इनको, वो भी कट कर दिया अब ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने आके। तो देख रहे हो आप किस तरीके से सिस्टम जो है वॉरेन हेस्टिंग पूरा चेंज करता जा रहा है। तो उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो भी इस्टेब्लिश किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर। तो वॉरेन हेस्टिंग कहता है कि जितना ये रॉबर्ट क्लाइव जो चला रहा था सिस्टम, ये तो बिल्कुल ही बकवास था। रॉबर्ट क्लाइव का कहते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया था, कि इतना करप्शन वगैरह फैल गया था, बहुत करप्शन होता था उस टाइम पर। तो क्या हो गया था कि करप्शन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने सैलरीज भी बढ़ाई लोगों की ताकि वो ये करप्शन ना करें और गिफ्ट्स वगैरह ना लें, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ गया था और इस वजह से जो है रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, वो देखते हैं कि अरे ये क्या बकवास चल रही थी यहाँ पर, ये सबको ख़त्म करके अब दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन का सब कुछ देखना पड़ेगा। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बेसिकली कैपिटल भी जो है अपनी बंगाल बना ली थी 1772 में। अच्छा, अब इनको ये डर था कि भाई मराठा और अफगान जो है वो आकर कहीं हम पर अटैक ना करते, तो इनको इनसे डर था। तो इसको केटर करने के लिए बेसिकली पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस बनाते हैं। रिंग फेंस की पॉलिसी देखो क्या होती है, मान लो ये एक स्टेट आ जाती है बीच में और इसके आसपास की ये सारी स्टेट्स हैं। तो ये हो गया A, B, C, D और E, ठीक है, और ये हो गया हमारा F। तो ये F वाला जो है ये तो मेन रीजन आ गया। तो ये ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से इन्होंने कुछ ट्रीटी बना ली, अपनी फ्रेंड्स बना लिए इन सबको। ये आसपास के जितने भी लोग थे ये सब फ्रेंड्स बन गए थे ब्रिटिश के, ठीक है। तो इसको भी इंक्लूड कर लिया, ये भी फ्रेंड बन गया, इसको भी कैसे करके फ्रेंड बना लिया, यहाँ पर भी ये C को भी फ्रेंड बना लिया, फिर ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो पूरा जो है ये एक रिंग फेंस बना दिया, एक सुरक्षा घेरा जो है वो बन गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फिर बीच का ये जो पर्सन बच गया है तो इसको पूरा घेर लिया इन लोगों ने। तो अब क्या होता है कि आपको जो है अपने रिसोर्सेज जो हैं वो ना लगाने पड़े, बट बाकी स्टेट्स की मदद से आपने पूरा ये फेंस बना लिया कि आपके बाकी सारे फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए उन्होंने बफर स्टेट्स जो हैं वो एम्पायर को पूरा सराउंड करते करते ऐसी बफर स्टेट बना दिया। तो अवध जो है वो एक बफर स्टेट थी बंगाल के लिए, ठीक है। इस तरीके से मतलब इन लोगों ने ये पूरा रिंग फेंस की पॉलिसी जो है ये थी। तो इसमें बफर स्टेट की सिक्योरिटी के लिए ये करते थे, सेफ्टी के लिए ये करते थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता था कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा इंटरनल मैटर्स में, पर आप इसको सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। तो ओके, ये बफर स्टेट जो है इनके लिए बंगाल रही थी, जिसको अवध जो है वो बफर स्टेट बनता है बंगाल के लिए, क्योंकि अवध को हराना बहुत मुश्किल था उस टाइम पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्टोरियल डिपिक्शन है इसमें। एक्सटर्नल राइट्स जितने भी थे बफर स्टेट के वो तो सब इंटैक्ट थे, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर बंगाल का पूरा एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। फिर साथ में अवध जो है उसको बफर स्टेट बना दिया गया, चारों तरफ से उसको सराउंड कर लिया गया कि भाई अवध को हराना तो बहुत मुश्किल है, तो इनको फ्रेंड बना लेते हैं अवध को, ठीक है, और अपना बंगाल की सिक्योरिटी अपने आप हो जाती है। समझ गए? तो इस तरीके से बंगाल को जो है इन्होंने सिक्योर कर लिया। तो ऐसा होता था कि मतलब बाकी की आसपास के जितने भी रीजन्स होते थे ना उनको फ्रेंड बना लो और अपने आप आपका एम्पायर अपने आप सिक्योर हो गया। तो अपने रिसोर्सेज आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रिसोर्सेज तो अवध के लग रहे हैं ना, रिसोर्सेज भी उनके, अपनी आर्मी वगैरह भी सब कुछ अवध की लगेगी। हमारा क्या जा रहा है, हम तो आराम से बैठ के अपना राज करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने आके बहुत दिमाग लगाया और ये सब चीज़ें जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। दस्तक वगैरह का जो सिस्टम था कि आप इंटरनल ट्रेड जो है उसको रेगुलेट करने का ये जो सिस्टम था वो पूरा अच्छे से प्रॉपर उसने स्टार्ट कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने, कि कोई दस्तक वगैरह आपको ये नहीं है, अबॉलिश नहीं कर सकते आप, ये इस तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते गलत तरीके से इसको। तो दस्तक अबॉलिश कर दिया था इसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब होती है सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी। तो देखो सब्सिडरी अलायंस जो है यहाँ पर आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि सब्सिडरी अलायंस और रिंग फेंस में डिफरेंस क्या है। तो देखो रिंग फेंस जो था उसी का ही एक्सटेंशन है सब्सिडरी अलायंस। अब क्या हुआ था कि धीरे धीरे जो है स्टेट्स भी वीक पड़ने लगी थी, तो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी अच्छी खासी इस्टेब्लिश हो गई थी। स्टेट्स जो है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश पर डिपेंडेंट थी, तो इसीलिए जितनी भी स्टेट्स थी उनको अपने एक्सटर्नल राइट अब सरेंडर करने पड़े थे। तो ये जो बाहर की अब जो स्टेट थी ना, जैसे पहले अवध थी ना ये वाली बाहर वाली, और अंदर वाली कौन सी थी, बंगाल,
जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई थी, और ये थी अवध जो कि इनको सिक्योरिटी दे रही थी। तो तब तक तो रिंग फेंस पॉलिसी में क्या था, अवध के जो एक्सटर्नल राइट्स थे वो इंटैक्ट थे पूरे। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, सब्सिडरी अलायंस में अवध के एक्सटर्नल राइट्स जो हैं वो उसको सरेंडर करने पड़ जाते हैं। अब ये जो स्टेट्स होती हैं वो अपनी आर्मी भी मेंटेन नहीं कर पाती हैं, तो इनको एक बेसिकली सब्सिडी पे करनी होती है कि आप जो है हमारी आर्मी को आप मेंटेन करो। तो इनका कोई फिर इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, और कोई भी ऐसे यूरोपियन नहीं थे जो आप सर्विस में आ जाएं अप्रूवल के बिना, ठीक है। तो ये पॉलिसी जो है वो बेसिकली डुप्लेक्स लेके आए थे, बट रॉबर्ट क्लाइव ने कंटिन्यू की ये पॉलिसी और लॉर्ड वेलेस्ली ने फॉर्मली इसको यूज़ किया। बट ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी ये गवर्नमेंट के द्वारा रोक दी गई। हैदराबाद, अवध, मराठा, मैसूर ने ये पॉलिसी एक्सेप्ट की थी, ठीक है। तो बेसिकली सब्सिडरी लाइन्स कुछ नहीं है, रिंग फेंस का ही एक्सटेंशन हो जाता है। और इसमें बस ये कहा जाता है कि तुम लोग जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी आके कहती है कि मतलब अब अवध तुम लोग जिनने जो अपने लोग बिठाए हुए थे यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, इनको सबको हटाओ, अपने राइट्स जो हैं वो ख़त्म करो, तुम लोग हटो और हमें प्रोटेक्शन जो है हमें प्रोटेक्ट करने दो। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी हम खुद प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हारी वाली स्टेट के भी एक्सटर्नल जितने भी अफेयर्स हैं हम ही रेगुलेट करेंगे, हम ही खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, और तुम लोग क्या करो, तुम बस हमें पे करो तुम्हारी ही प्रोटेक्शन के लिए और अपनी ही प्रोटेक्शन के लिए। समझ रहे हो? तो मतलब किस तरीके से खेल रहे हैं ये कि पैसे भी तुम ही दो, प्रोटेक्ट भी हम ही करेंगे, तुम लोग जाओ ख़त्म करो। तो इनका पूरे जितने भी राइट्स थे वो धीरे धीरे करके तोड़ रहे थे, और यही इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस तरीके से इस्टेब्लिश कर जाती है। तो यहाँ पर आप पिक्टोरियल डिपिक्शन देख सकते हो कि किस तरीके से ये सब्सिडरी अलायंस काम करता है। तो पहले में रिंग फेंस और सब्सिडरी अलायंस में फ़र्क समझ में आ गया होगा। रिंग फेंस में बस ये था कि एक्सटर्नल राइट्स जो है आपके इंटैक्ट रहते हैं, साथ में अवध ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोटेक्शन दे रहा था। यहाँ पर क्या है कि एक्सटर्नल राइट्स जो हैं वो सरेंडर हो जाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी ही अवध और खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो बस ये एक दो डिफरेंस है, बाकी यही ये जो सब्सिडरी अलायंस है ये रिंग फेंस का एक्सटेंशन ही है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, मतलब कि आपके जो नीचे वाला बंदा है उसको और ज़्यादा आपको धीरे धीरे करके काट देना, ख़त्म कर देना उसको, ठीक है। तो ये पॉलिसी इन्होंने शुरू की थी। इम्पीरियलिज्म जो है इसके द्वारा प्रमोट किया गया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी यहाँ पर आ जाती है। देखो कि मतलब हम तुम्हारे बॉस हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है देख रहे हो कैसे बन जाते हैं कि हम तुम्हारे बॉस हैं और तुम जो है हमारे अंडर काम करते हो, मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम मेरे अंडर काम करोगे, और अब तुम्हारा कुछ नहीं है बस लेना देना यहाँ से अपनी स्टेट से। तो स्टेट तुम अपने सारे जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी जितने भी तुम्हारे राइट्स हैं वो सारे सरेंडर कर दो। पर इंटरनल राइट्स अभी भी स्टेट्स के पास इंटैक्ट थे, ठीक है। तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी सरेंडर हुई थी कि आपकी जितने भी एक्सटर्नल राइट्स हैं, और वही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने सॉवरेनिटी सरेंडर कर ली। तो पहले क्या होता था कि ब्रिटिश रेजिडेंट्स जो जितने भी थे वो डिप्लोमेटिक एजेंट्स थे, बट धीरे धीरे जो है उनका इंटरनल मैटर्स में कंट्रोल बढ़ता गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर इंडियन स्टेट है और बाहर से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। एक्सटर्नल पावर्स जो हैं सारी कैप्चर कर ली गई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही। तो धीरे धीरे सबऑर्डिनेट को भी आइसोलेट किया जा रहा है बेसिकली, तो इसकी बात चल रही है। अब पॉलिसी ऑफ लैप्स और एनेक्सेशन आ जाती है। 1833 से लेकर के 57 की ये पॉलिसी होती है, जिसमें 1833 एक्ट जब आती है तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको इसकी जितने भी ट्रेडिंग पावर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और ये फुल टाइम पॉलिटिकल पावर बन जाती है कि भाई बहुत ट्रेड कर लिया, अब पूरा एक्सपेंशन करते हैं, भाई बहुत हो गया है, हम लोगों ने इनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बहुत रह लिए हैं, बहुत अच्छे से हम ट्रेड करने के लिए सिर्फ आए थे, बट ठीक है जब कंट्रोल इतना बढ़ता ही जा रहा है तो क्यों ना हम पूरा अपना अच्छा खासा अपना ही कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लें पूरे इंडिया पे ही, ठीक है। तो ये इन लोगों ने ये पूरा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इन्होंने फॉलो करनी फिर शुरू कर दी, तो फुल टाइम अब ये पॉलिटिकल पावर बन जाती है। 1834 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कुछ गाइडलाइंस इशू करते हैं कि आप जितने भी जहाँ पर भी आपको कोई स्टेट मिले एनेक्स कर लो। तो स्टेट्स को एनेक्सेशन जो है वो अब स्टार्ट हो गया था, बट सक्सेशन से पहले आपको अप्रूवल लेना जो है वो ज़रूरी है। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो देखो लॉर्ड डलहौजी से रानी झांसी की पोएम आपने पढ़ी होगी, बहुत अच्छी पोएम है वो। तो इनकी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली वो जो पॉलिसी लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी कि आपका जो अडॉप्टेड सन है वो रूल नहीं कर सकता है, बट आपका रियल सन होना ज़रूरी है अगर आपको अपनी पावर इंटैक्ट रखनी है। बट एनीवे ये तो सिर्फ एक बहाना था, उनको तो बस एनेक्सेशन ही करना था। तो लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध ये सारे रीजन्स जो हैं उन्होंने एनेक्स कर लिए थे।
अब बात करते हैं पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन की। 1857 से लेकर के 1935 की ये पॉलिसी होती है। देखो अब क्या हो जाता है, पहले तो ये बड़ी बातें करते थे कि तुम हमारे जूनियर हो और हम तुम्हारे सीनियर हैं, तो हमारे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो ये सब बातें होती थी ना। पर अब क्या हो गया था कि अब सबऑर्डिनेट यूनियन की बात ये लोग कर रहे थे, क्योंकि सबसे मेन इवेंट हुआ था 1857 का रिवोल्ट जब हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि ये लोग डर गए थे कि भाई इंडियंस ने इतने बुरी तरीके से अटैक कर दिया हम लोगों पे, ये लोग भी कर सकते हैं ऐसे यूनिफाइड होके, ये तो इनको बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो 1857 का जो रिवोल्ट था वो इनके लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट जो है वो साबित होता है। तो एक सबऑर्डिनेट यूनियन की बात करें, चलो भाईचारा अपना दिखाते हैं कि भाई तुम अब सारा यूनियन कर लो अपना आराम से, तुम लोग अच्छे से रहो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो ऐसे फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हम तुम्हारे जूनियर सीनियर वाली कोई बात नहीं है, अच्छे से यूनियन बना के रहो। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में क्राउन का रूल जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था, रूल ऑफ क्राउन आ गया था। क्वीन ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, केसरे हिंद, विच मीन्स क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1876 का ये टाइटल जो है वो उनको मिला था। इंडियन स्टेट्स ने कंपनी को 1857 रिवोल्ट में काफ़ी हेल्प की थी और इसी की वजह से इंडियन स्टेट्स जो है वो अब एनेक्स्ड नहीं थी, बट उनको सिर्फ उनकी गलतियों के लिए पनिश किया जा रहा था, तो उनको एक पपट की तरह यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, कुछ लूप होल्स भी थे इसके। अब जो गद्दी है वो एक राइट के तौर पे नहीं मिलता था, बट आपको जो है क्राउन के द्वारा ये गिफ्ट किया जाता था। अब सक्सेशन का जो भी मैटर्स होता था कि पहले तो तुमने सक्सेशन को अपने हाथ में लेके बहुत चीज़ें खराब कर दी हैं, पूरा का पूरा रिवोल्ट तुमने करवा दिया 1857 का, अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें सारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हें सक्सेशन करना है तो उसका जो सैंक्शन है पहले तुम्हें क्राउन से लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अब होने लग गई थी, तो पूरा जो फुल इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल जो था वो आ गया था अब क्राउन के हाथ में। तो कंट्रोल जो है वो ईजी भी हो गया था क्योंकि कनेक्टिविटी जो है काफ़ी बढ़ गई थी। अब आ जाती है पॉलिसी ऑफ पेट्रोनेज एंड इंट्रूसिव सर्विलियंस। 1899 से लेकर के 1905 की ये पॉलिसी होती है। लॉर्ड कर्जन इस टाइम पर अब आ जाते हैं। तो 1899 से लेकर के 1905 तक लॉर्ड कर्जन जो है वो इंडिया के वाइसरॉय होते हैं, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये कहते हैं कि इस टाइम पर क्या होता है कि रिलेशन जो थे स्टेट्स के साथ वो फ्यूडल भी नहीं होने चाहिए, फेडरल भी नहीं होने चाहिए और एक ट्रीटी के द्वारा भी ऐसे गवर्न भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या इन्होंने बात की, जिस तरीके से हिस्टोरिकल कंडीशंस अभी प्रिवेल कर रही हैं उसके लाइन पर जो है ये चलने चाहिए और इसी लाइन पर आपको ग्रो करने चाहिए। तो ग्रेजुअली जो है एक सिंगल लाइन पर चलने की बात की गई है कि सारी स्टेट्स जो है अब यूनिफॉर्मली अपनी क्राउन पे डिपेंडेंट थी और एक इंटीग्रल पार्ट थी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के। प्रिंसेस जो थे उनको गवर्नर जनरल के साथ ही काम करने की बात की गई कि ये जो है सर्वेंट्स थे पीपल के, तो इसीलिए ये गवर्नर जनरल के साथ मिलके प्रिंसेस काम करेंगे। पेट्रोनेज की पॉलिसी आ गई थी और एक इंट्रूसिव सर्विलियंस आ गया था कि अब सारी चीज़ें जितनी भी चलती आ रही हैं उनका एक सर्विलियंस किया जाएगा कि किस तरीके से जो है आप पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे इस्टेब्लिश करनी है। फिर आती है पॉलिसी ऑफ कॉर्डियल कोऑपरेशन और काउंटर प्रोग्रेसिव। 1905 से लेकर के 1935 की ये पॉलिसी होती है। इसमें मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं 1921 के। ये कहते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में कहा जाता है कि देखो इन्होंने चेंबर ऑफ प्रिंसेस जो है वो रेकमेंड किया कि चेंबर ऑफ प्रिंसेस जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी ही रहेगी, बट इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने भी मैटर्स होंगे स्टेट्स के उसमें इसका कोई से नहीं होगा, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब चेंबर के पर्पज़ के लिए स्टेट्स जो है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले तो ऐसी कैटेगरी होती थी कि जिसमें जो स्टेट्स डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड होती थी तो इनको तो कोई राइट नहीं मिलता था। साथ में कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड होती थी जिसमें बहुत ही लिमिटेड राइट्स मिलते थे, और तीसरी ऐसी स्टेट्स होती थी जो कि फ्यूडल होल्डिंग्स या जागीर के तौर पर रिकॉग्नाइज थी, इनको फुल राइट्स मिलते थे। अब बात करते हैं बटलर कमीशन की 1927। तो देखो 1927 में बटलर कमीशन आती है, तो इसका ऑब्जेक्टिव की आती क्यों है, तो देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंडियन स्टेट्स कमेटी ये इस्टेब्लिश की होती है और सर हारकोर्ट बटलर होते हैं, उनके अंडर ये कमेटी इस्टेब्लिश होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया बटलर कमेटी। तो बटलर कमेटी इसलिए आती है कि वो ये देखना चाहती है, इंक्वायरी करने के लिए आती है कि इंडियन स्टेट्स और ब्रिटिश थ्रोन के बीच का रिलेशनशिप है कैसा।
तो ये बात निकल के सामने आती है इस इंक्वायरी में कि हाँ, जो इंडियन स्टेट्स और ब्रिटिश क्राउन के बीच का रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्रोइंग है, थ्राइविंग रिलेशनशिप है। तो अच्छा रिलेशन जो मेंटेन हो रहा है। और ये जो पूरी रिपोर्ट थी ये 1929 में सबमिट हो जाती है, जिसको साइमन कमीशन भी इंडोर्स करती है इस रिपोर्ट को। तो जब अच्छा सब कुछ लग रहा था कि सारी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी चल रही है, तो ये सजेस्ट किया गया कि स्टेट्स जो है वो डायरेक्टली अब ब्रिटिश इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी जाए और कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं होगा। और ये जो नई गवर्नमेंट आएगी ये ही इंडियन लेजिस्लेचर के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी। तो उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल होते हैं, उनके और वाइस रॉय के बीच के जितने भी रिलेशंस होते हैं, जितने भी इनके फंक्शंस होते हैं, उसको भी अच्छे से सेपरेट कर दिया जाता है, डिमार्केट कर दिया जाता है कि ये आपके फंक्शंस है, ये आपके फंक्शंस है। तो प्रॉपरली इनको भी रोल्स भी इनके डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें वाइस रॉय जो होते हैं उनको ब्रिटिश क्राउन का एक एजेंट माना जाता है। और ये ब्रिटिश क्राउन के एजेंट जो है वो प्रिंसेस जितने भी थे, इंडियन प्रिंसली स्टेट के जितने भी प्रिंसेस थे, उनके साथ ये रिलेशन में रहेंगे। तो पहला प्रिंसिपल बेसिकली बटलर कमीशन का यही था कि पैरामाउंसी जो है वो सुप्रीम रहनी चाहिए, कि हम जो है सुप्रीम पावर बने रहे, हमारी जो पैरामाउंसी है, जो सुप्रीम पावर है वो बनी रहे। तो ये सॉवरेनिटी और पैरामाउंसी का जो ये क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग ये आती है कमीशन। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये माना जाता है कि इंडियन स्टेट जो है वो ब्रिटिश स्टेट के साथ ही इक्विवेलेंट है और इंडियन सिटीजन जो है वो ब्रिटिश सिटीजन के साथ इक्विवेलेंट है। और ब्रिटिश जो है वो उनके बिहाफ पर एक वॉर जो है वो लड़ सकता है। अब प्रिंसिपल जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं उनको आपको डायरेक्टली वो हैंड ओवर ना किए जाएं इंडियन गवर्नमेंट को बिना स्टेट्स की कंसेंट के। तो आप अगर प्रिंसली स्टेट्स को अगर आप हैंड ओवर कर भी रहे हो इंडियन गवर्नमेंट के, तो पहले आपको कंसेंट लेना ज़रूरी है स्टेट्स का। बट ये रिकमेंड किया गया कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर ना किया जाए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इससे फाइनली हुआ क्या कि पार्टीशन के जो बीज थे यहीं पर ही बो दिए गए थे। तो हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर ने यही सेम पॉलिसी जो है वो फॉलो की थी। ये जो टर्म है पैरामाउंसी, ये अनडिफाइंड रह गया था और इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस जो है वो निकाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन की। 1935 से लेकर के 1947 तक की ये पॉलिसी आती है, जिसमें एक्ट ऑफ 1935 जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर स्कीम की बात करती है। अब इस एक्ट के द्वारा जो है ऑल इंडिया फेडरेशन जो है उसकी स्थापना हो जाती है। तो एक इस्टेब्लिश हो जाता है ऑल इंडिया फेडरेशन और एक न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है प्रोविंसेस के लिए और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बेसिस पे कि प्रोविंसेस जितने भी होंगे उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो दी जाएगी। और ये जो पूरा फेडरेशन होता है ये बेसिकली ब्रिटिश इंडिया के जितने भी प्रोविंसेस होते हैं उनका और प्रिंसली स्टेट्स का यूनियन पे बेस्ड होता है। साथ ही में सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में प्रिंसेस के लिए रिजर्वेशन की बात की जाती है, जो कि स्टेट्स के द्वारा रेटिफिकेशन से सब्जेक्टेड है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक्ट पढ़ सकते हो, 1935 एक्ट जो है आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हो। और स्टेट्स जो यहाँ पर कहा जाता है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट्स के वो भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड अब नहीं होंगे, उनको रूलर जो है वो डायरेक्टली अपॉइंट करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है निकाली जाती हैं। बट ये जो है रिजर्वेशन वाली ये सब चीज़ जो है ये कभी एग्जिस्टेंस में आती ही नहीं है और सारी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है सब चीज़ें जो है वो ड्रॉप कर दी जाती हैं। लास्टली वी विल टॉक अबाउट इंटीग्रेशन एंड मर्जर। तो अब देखो, अब लास्ट की बात आती है कि इंडिपेंडेंस एक्ट आती है 1947 की, जिसमें स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि या तो आप इंडिया के साथ चले जाओ, या तो आप पाकिस्तान के चले जाओ, और या फिर आप इंडिपेंडेंट रह जाओ, तो अकेले आप अपनी स्टेट बना लो। तो ये सब चीज़ें जो है इनकी बात की जाती है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। और ज़्यादातर स्टेट्स जो है वो इंटीग्रेटेड हो गई या फिर मर्ज कर गई थी। हैदराबाद एक ऐसी स्टेट थी जिसको आपको आर्मी एक्शन से इंटीग्रेट करना पड़ा था, क्योंकि ये लोग तैयार ही नहीं थे यहाँ के निज़ाम कि हम जो है हम सक्सीड यहाँ से किसी की भी पार्ट बनेंगे। ये चाहते थे निज़ाम कि हम अपनी अलग स्टेट बनाएं, तो हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे बेसिकली हैदराबाद वाले। तो आर्मी एक्शन से इनको स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट हुआ, जहाँ पर इंडियन ट्रूप्स जो है वो विड्रॉ कर गए थे। एंड यहाँ पर निज़ाम पुलिस, टॉमस ट्रूपर्स और राजकर्ज भी कहा जाता है, ओन बैंक भी था, ओन करेंसी भी थी इनकी। तो ये सब चाह रहे थे ये लोग। तो पर हैदराबाद जो है उसको आर्मी एक्शन से इन्होंने सक्सीड कर लिया था, इंडिया में आ गया था। तो कश्मीर जो है उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है 1947 का साइन हुआ था विद शेख अब्दुल्ला। और जूनागढ़ जो है वहाँ पर प्लेबिसाइड के द्वारा उसको इंडिया के साथ मिला लिया गया था। तो ये सब चीज़ें हुई थी। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 का, जिससे एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है सेंटर स्टेट रिलेशंस का। तो एक नई दिशा मिल जाती है सेंटर स्टेट रिलेशंस को और एक नया स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट हो जाता है। और इंडिया का एक फेडरल
स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके पास सेंटर जो है उसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स, और स्टेट्स जो हैं वो एक फेडरल स्ट्रक्चर में ये लोग मिलकर के काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें बात की गई है कि ब्रिटिश का इंडियन स्टेट्स के साथ किस तरीके का रिलेशन था, आज हमने इस लेक्चर में देखा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।